वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में नेशनल यूथ फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। नेशनल यूथ फेस्टिवल का मौजू है तरक्की याफ्ता नौजवान, तरक्की याफ्ता भारत। भारत की मेज़बानी में 2 रोज़ा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का हुआ आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मसाइल को हल करने में अक़वाम मुत्तहिदा जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों के किरदार पर दिया जोर। कहा इसमें इस्लाहात और तरक्की को शामिल करना है ज़रूरी। फौजी सरबराह मनोज पांडे का बयान, शुमाली सरहद पर सूरत हाल मुस्तहकम, फौजी सिफारती दोनों सतहों पर बातचीत जारी, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब ज़खायर हैं मौजूद। जम्मू कश्मीर में जंगबंदी के बावजूद वादी में दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को सरहद पार से मिल रही है हिमायत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आला सतही इजलास में जोशीमठ की सूरत हाल का लिया जायजा। मरकजी वज़रा भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी, आर.के. सिंह और गजेंद्र शेखावत की इजलास में शिरकत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तराखंड हुकूमत जोशीमठ में हल तलाश करने की कर रही है कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं इसकी निगरानी। दिल्ली हुकूमत के डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी DIP ने आम आदमी पार्टी को जारी किया नोटिस। आइंदा 10 दिनों में तकरीबन 164 करोड़ रुपए के इश्तहारात का रिकवरी नोटिस। वसूली नहीं होने की सूरत में पार्टी के असासे जब्त किए जाने का अंदेशा। वाराणसी में होगा दुनिया का सबसे लंबा गंगा विलास क्रूज। आज शाम अजीमुश्शान सकाफती प्रोग्राम का होगा इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल डिब्रूगढ़ के लिए क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में भारी बर्फबारी, आसपास के मैदानी इलाकों में आइंदा 2 दिन तक हल्की बारिश का खदशा। चंद दिनों में एक बार फिर से शदीद सर्दी का इम्कान। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन के ड्रॉ का ऐलान। ड्रॉ में अलग अलग ग्रुप में साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नदाल, नोवाक जोकोविक। 16 जनवरी से शुरू हो रहे हैं मुकाबले। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादी अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर कौमी यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खेलों और नौजवानों के उमूर के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी तकरीब से खिताब किया। इस बार इस तकरीब की थीम है तरक्की याफ्ता नौजवान, तरक्की याफ्ता भारत। और भारत की मेज़बानी में 2 रोज़ा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आज से शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीडियम से इस समिट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही इजलास में कई ममालिक के रहनुमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस का थीम एक आवाज़ में मुश्तरका मकसद का इजहार है। ये पहल वज़ीर-ए-आज़म मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और भारत के वासुदेव कुटुंबकम के उसूल पर मबनी है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ग्लोबल साउथ की अहमियत पर जोर दिया और बैनुल-अक़वामी पॉलिसी फैसलों में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत पर जोर दिया। We'll have discussions on 8 priority areas. I am confident that together the global south can produce new and creative ideas. These ideas can form the basis of our voice in the G20 and other forums. In India, we have a prayer. Ano bhadraha kratavo yantu vishwatah. It means, may noble thoughts come to us from all directions of the universe. This Voice of Global South Summit
is a collective effort for gaining noble ideas for our collective futures. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ का मुस्तकबिल ही सबसे ज्यादा दांव पर लगा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ ने दुनिया के बेशतर बुहरान पैदा नहीं किए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर इसी पर पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत हमेशा ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा रहा है। भारत की G20 चेयरमैनशिप का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का मकसद ग्लोबल साउथ की आवाज को दूर दूर तक पहुंचाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हमें मिलकर रिस्पॉन्ड, रिकग्नाइज, रिफॉर्म और रिस्पेक्ट के आलमी एजेंडे के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल-अक़वामी इदारों में इस्लाहात का मुतालबा भी किया। पहले सेशन के अख्तितामी कलमात पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल साउथ को आलमी मसाइल पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने हालात पर इन्हिसार और हालात के चक्कर से निकलने की जरूरत भी बताई। In the 20th century, the developed countries were the drivers of the global economy. Today, most of these advanced economies are slowing down. Clearly, in the 21st century, global growth will come from countries of the South. I think that if we work together, we can set the global agenda. The voice of the global South needs to set its own tone. Together, we need to escape the cycle of dependency on systems and circumstances which are not of our making. नाज़रीन, आज स्वामी विवेकानंद का यौम पैदाइश है। इस दिन नौजवानों के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। 1984 में इस दिन को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया था और 1985 से इसे हर साल मनाया जाने लगा। स्वामी विवेकानंद की बासर शख्सियत और उनके ख्यालात दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए तहरीक का बायस हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद को उनके यौम पैदाइश पर सलाम पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, मैं स्वामी विवेकानंद को उनके यौम पैदाइश पर सच सच सलाम पेश करती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने रूहानियत और हुब्बुल वतनी को यकजा किया। उन्होंने आलमी सतह पर भारतीय अक़दार की तशहीर की। उनकी जिंदगी और तालीमात ने हमेशा ही नौजवानों को मुतासर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी स्वामी विवेकानंद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, स्वामी विवेकानंद को उनके यौम विलादत पर सलाम अक़ीदत। उनकी जिंदगी वतन परस्ती, रूहानियत और सख्त मेहनत के लिए हमेशा तहरीक देती है। उनके अजीम ख्यालात और उसूल हमेशा हम वतनों के लिए मशअल राह हैं। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, स्वामी विवेकानंद जी को उनके यौम पैदाइश पर सच सच सलाम, जिन्होंने पूरी दुनिया को लाजवाल सकाफत के चिराग से रोशन किया। नौजवानों को कौमी दिन, हम वतनों को मुबारकबाद। स्वामी विवेकानंद जी ने कौम की तरक्की के लिए अपने ख्यालात से नौजवानों को कौम परस्ती, रूहानियत और फ़र्ज शनासी की तरगीब दी। विवेकानंद जी ज़ात पात और समाजी असबियत के सख्त मुखालिफ थे और समाजी हम आहंगी के हक में थे। नौजवानों में कौमी शऊर बेदार करने के साथ साथ उन्होंने रूहानियत को जदीदियत से जोड़ने के ख्यालात भी दिए। उनका बेपनाह इल्म और मुतासरकुन अफ़कार उम्र भर नौजवानों के लिए तहरीक का मरकज़ रहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि शुमाली सरहदों पर सूरत हाल मुस्तहकम लेकिन गैर मुतवक्का है। उन्होंने मजीद कहा कि हम 7 में से 5 मसाइल को हल करने में कामयाब रहे हैं। हमने फौजी और सफारती दोनों सतहों पर बातचीत जारी रखी है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़खायर हैं। If I were to summarize the situation along our borders, and I shall take the northern borders first, I would say the situation is stable and under control, yet unpredictable. You are aware of the ongoing talks, wherein we have been able to resolve 5 out of the 7 issues that were on the table. And we are continuing to talk both at the diplomatic as well as the military level. In terms of our preparedness levels,
they remain of a very high standard. We have adequate forces, we have adequate reserves in each of our sectors to be able to effectively deal with any situation or contingency. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फरवरी 2021 से जंगबंदी अच्छी तरह चल रही है, लेकिन अब भी वादी में दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को सरहद पार से हिमायत जारी है। As far as the situation in the Jammu and Kashmir is concerned, I think the ceasefire understanding which came about in February of 2021, that is holding well. The cross-border support to terrorism and the terrorist infrastructure, however, remains. In the hinterland itself, we have seen some of the proxy tanzeems which have been indulging in activities or acts purely with a view to gain visibility and remain in the news. वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड हुकूमत जोशीमठ का हल तलाश करने की कोशिश कर रही है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इसे देख रहे हैं। मरकजी हुकूमत भी मुकम्मल ताउन कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने वजीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट को वहां भेजा था, अगर मजीद जरूरत पड़ी तो वहां जाएंगे। वजीर दिफा ने यह बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद सहाफियों के सवालात के जवाब में कही। जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग किया जा सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। उन्होंने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से रियासत की तरक्की के लिए की जा रही कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में मुल्क के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी हर मैदान में तरक्की कर रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हर दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जो उन्होंने एक टारगेट निर्धारित किया है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था का आकार अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन होगा, तो मैं समझता हूं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो कामयाब होंगे। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं भी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का बराबर मार्गदर्शन भी इस दृष्टि से सभी राज्यों को प्राप्त होता रहता है। दिल्ली हुकूमत के डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी DIP ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी अगले 10 दिनों में 163 करोड़ 62 लाख रुपए जमा कराए। इतनी बड़ी रकम के बारे में DIP ने कहा है कि पार्टी ने उसे अपने इश्तहार के तौर पर खर्च किया है। रिकवरी न होने की सूरत में पार्टी की जायदाद कुर्क किए जाने का इम्कान है। रिकवरी नोटिस में रकम पर सूद भी शामिल है। इससे कबल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को सरकारी इश्तहारात की आड़ में शाये होने वाले सियासी इश्तहारात के लिए आपसे 97 करोड़ रुपए वसूल करने की हिदायत दी। ताज़ा नोटिस 1 महीने के बाद आया है। अब इस मामले में बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को कटहरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली के लोगों के पैसे का गलत इस्तेमाल है। एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, आप एडवर्टीजमेंट करते हो अरविंद केजरीवाल साहब का, लेकिन पैसा कौन देता है? पैसा देता है दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन है। आप एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, अपने आप को चमकाने के लिए, लेकिन पैसा जो है वो दिल्ली सरकार दे रही है। जो नोटिस दिया है, मुझे लगता है कि तुरंत से तुरंत आम आदमी पार्टी को ये पैसा दिल्ली की खजाने में जमा कराना चाहिए और देश और दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने आज आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि आवाम के मफाद में बात करने वाली आप सरकार आज हर मौजू पर आवाम के मफादात को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि आवाम के पैसे से अपने मफाद को हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी को आवाम कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के बौखलाने से, अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाने से या मनीष सिसोदिया जी के बौखलाने से सरकार की खजाने की एक प्रकार से लूट, इसको भी लूट ही कहते हैं, लोगों के द्वारा चुन के बैठे हो और चुनने के बाद जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था, उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए, तो इस बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता। फिर दिल्ली के लोगों को जब ये पता चलेगा कि अरे बाप,
163 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के खजाने का जो खर्च किया, वो रिकवरी की बात किसके किसके कहने से हुई है? उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल रोज नए ड्रामे करके अवाम के सामने झूठ पेश करते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि मुसलसल झूठ बोलने से बात सच नहीं हो जाती। आज दिल्ली की अवाम आम आदमी पार्टी के सच को जान गई है। पैसा लेने के बाद भी उनका आशियाना लूट लेंगे, कोरोना आया तो गरीबों का खाना लूट लेंगे और मौका मिलते ही दिल्ली का खजाना लूट लेंगे। ये है आम आदमी पार्टी की नीति। मेरी तीनों पंक्तियों में 3 कहानियां हैं और वो लूट की हैं। ऐसा लगता है कि एक समय नादिर शाह ने लूटा था दिल्ली को, और एक बार आम आदमी पार्टी अपने भ्रमजाल से सत्ता में बैठकर दिल्ली के खजाने को लूट रही है, जिससे दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के झुग्गियों का, दिल्ली के घरों में पानी देने का, इस सारी समस्याओं का निदान होता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन दिल्ली सेक्रेटरीट पर एहतजाज कर रहे हैं। तनख्वाह के मुतालबे को लेकर दिल्ली के इमाम वजीर आला की रहायशगाह का घेराव कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुलाजमीन को गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से बोर्ड का काम 1 माह से ठप होकर रह गया है। उन्होंने मुतालबा पूरा करने के लिए दिल्ली हुकूमत को 1 हफ्ते का वक्त दिया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन आमा और मुअज्जिन तनख्वाह के ना मिलने की वजह से हड़ताल पर है, जिसकी वजह से बोर्ड ऑफिस में कामकाज पूरी तरह से बंद है। सिर्फ कुछ जरूरी काम ही हो रहे हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात के PIB फैक्ट चेक ने 6 यूट्यूब चैनल्स को जाली खबरें फैलाने का कसूरवार पाया है। PIB फैक्ट चेक ने इंकशाफ किया है कि ये 6 यूट्यूब चैनल्स ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे थे जो मुकम्मल तौर पर गुमराहकुन और झूठे थे। इन यूट्यूब चैनल्स के नाम हैं नेशन टीवी, संवाद टीवी, सरोकार भारत, नेशन 24, स्वर्णम भारत और संवाद समाचार। झूठी और गुमराहकुन खबरों से मुतालिक इन चैनल्स पर अपलोड किए गए वीडियोस को 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इन चैनल्स को भारत के सदर, वजीर आजम, मरकजी वज़रा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाली खबरें फैलाने का कसूरवार पाया गया है। जिन यूट्यूब चैनल्स का इंकशाफ हुआ है वो फेक न्यूज़ इकॉनमी का हिस्सा है और इन 6 चैनल्स के 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अहम बात यह कि इससे कबल भी PIB फैक्ट चेक ने 3 यूट्यूब चैनल्स का इंकशाफ किया था कि वो जाली खबरें फैला रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है। आसपास के मैदानी इलाकों में आइंदा 2 दिनों तक हल्की बारिश का खदशा है। चंद दिनों में एक बार फिर शदीद सर्दी का इम्कान है। इस दौरान सख्त सर्दी के दरमियान दिल्ली समेत शुमाली भारत में बादल छाए रहे। रात गए कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसके बायस सुबह की सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। दिन के दर्जा हरारत में मामूली इजाफा हुआ है। हालांकि महकमा मौसमियात ने कहा है कि हफ्ते से गलन वाली सर्दी दोबारा से लौट सकती है। उस वक्त शुमाली भारत के कई शहर सर्दी की लपेट में है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अलाव के बगैर लोगों का बाहर बैठना मुश्किल है। ताहम इस वक्त हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई रियासतों में दर्जा हरारत में मामूली सा इजाफा हुआ है, जिसके बायस कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी भी आई है। और ऐसे में पहाड़ी रियासतों में अच्छी खासी बर्फ पड़ रही है। हिमाचल में लाहौल स्पीति और पीर पंजाल की चोटियों पर बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत में नुमाया गिरावट आई है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं। इसके साथ ही कश्मीर समेत जम्मू डिवीजन के कई ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। जम्मू डिवीजन के मशहूर सियाहती मकाम नथाटॉप में देर रात तक शदीद बर्फबारी हुई। उधमपुर में भी अच्छी बर्फबारी हुई। वैष्णो देवी के त्रिकुटा पहाड़ की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। मौसम के असर की वजह से तकरीबन 1 दर्जन ट्रेनें जम्मू ताखिर से पहुंची, जबकि फिजाई ट्रैफिक भी मुतासर हुआ है। नाज़रीन, आज हम एक पर्ल ईयररिंग हेडफोन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम नोवा H1 ऑडियो ईयर रिंग है। ये एक किस्म की बालियां हैं जो हेडफोन के तौर पर भी काम करेंगी। ये मोती की बाली फंक्शन के साथ फैशन की बेहतरीन मिसाल है। आइए देखते हैं कि जब टेक्नोलॉजी फैशन से मिलती है तो क्या होता है। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर टेक्नोलॉजी और फैशन एक दूसरे का इम्तिजाज बन जाए तो क्या कमाल हो सकता है। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है लॉस वेगास में एक टेक कंपनी नोवा ने। इन्होंने एक आम नजर आने वाली मोती की बाली को हेडफोन की शक्ल दे दी है, जिसका नाम दिया है नोवा H1 ऑडियो ईयर रिंग।
ये एक तरीके से बालियां हैं जो हेडफोन के तौर पर काम करेंगी, या उन्हें हेडफोन भी कहा जा सकता है, जो बालियों की तरह नजर आने के लिए फैशनेबल भी है। आप इसे ब्लूटूथ के जरिए अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आराम से कॉल या फिर फोन उठा सकते हैं, जिसमें मौसीकी से भी आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इसकी एक खास बात ये है कि आप इन पर्ल इयररिंग हेडफोन्स को बैटरी बदलकर दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। They are using the directional sound technology. ये हेडफोन डायरेक्शनल साउंड का इस्तेमाल करता है, जिसे हमने पेटेंट कराया है। हम पर्ल की मदद से साउंड को कान में भेजते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों ओर एक संगीत जैसा है। ये एक नया अनुभव है, साथ ही आप बाकी दुनिया से अलग हुए बिना इससे जुड़े रह सकते हैं। Without disconnecting to the surrounding. ये मोती की बाली फंक्शन के साथ फैशन की एक बेहतरीन मिसाल है। फैशन के साथ जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस माने से ये इजाद आने वाले वक्त के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। और अब खबरें खेल के मैदान से। भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज एडन गार्डन कोलकाता में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। श्रीलंका की टीम सिर्फ 215 रन पर ही आउट हो गई। जवाब में भारत ने अब तक 2 विकेट पर 46 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की टीम में 2 तब्दीलियां देखने को मिली हैं। प्रथम नसांका जख्मी होने के बायस मुकाबले में नहीं खेल रहे, जबकि दिलशान माधुशंका भी कंधे से जख्मी होने के बायस मुकाबले में नहीं खेल सके। भारतीय टीम में युजेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। कौमी चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट खातून रेसलर संगीता फोगाट का कहना है कि मुल्क में खेल का माहौल बदल रहा है और खेलों में खवातीन की शिराकतदारी में भी इजाफा हुआ है। वजारत अमला और अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत के ज़ेर एहतमाम नारी समागमम और खवातीन स्पोर्ट्स मीट में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए आई खवातीन पहलवान संगीता फोगाट से बातचीत की हमारे नुमाइंदे सुशील कुमार ने। महिलाओं के बीच खेल भावनाओं को बढ़ाने के लिए डीओपीटी ने नारी समागम और खेल स्पर्धा का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों से करीब 100 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए पहुंची हैं महिला पहलवान संगीता फोगाट। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है इस तरीके का आयोजन एक कामकाजी महिलाओं के लिए, जो कि घर को भी संभालती हैं और ऑफिस को भी। कितना इम्पोर्टेंट है ये कामकाजी महिलाओं के लिए एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो खुद को फिट रखने के लिए, थोड़ा चुस्त रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये जो इवेंट है बहुत ही मतलब अच्छा है, क्योंकि एक महिलाओं को जो घरेलू महिला है या आप बाहर जाके जो जॉब करती हैं, क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि आप कभी ना कभी ऐसे काम करते करते मनोबल डाउन हो जाता है, तो वो खेल खेलते हैं तो उसे एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई पॉजिटिविटी मिलती है। तो मुझे लगता है कि हर महिला को, वो चाहे किसी भी एज की हो, उसको गेम जरूर करना चाहिए, चाहे कुछ भी खेले वो, पर दिन में एक बार जरूर गेम खेलना चाहिए। संगीता, आप एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आती हैं। आपके दादाजी से लेकर पिताजी और बहनों ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफ़ी नाम कमाया है। तो आज के टाइम में महिलाओं के लिए पहलवानी में क्या बदलाव आया है पहले के मुकाबले? काफ़ी लड़कियां हैं जो मतलब अभी कंपटीशन अभी इंडिया में काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि पहले महिला इतनी रेसलिंग में इन्वॉल्व नहीं थी। जब से अभी मतलब दंगल मूवी आई है, उसके बाद से काफ़ी लोग अपनी लड़कियों को रेसलिंग में लेके आ रहे हैं, और ये अच्छी शुरुआत है और समाज में भी लड़कियों के प्रति बदलाव हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, चाहे अन्य तरीके के जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी महिलाओं ने झंडे गाड़े हैं, उन महिलाओं से क्या कुछ सीखने को मिल रहा है आज की जो जनरेशन है? देखिए, हम दूसरे देश में जब जाके खेलते हैं और हमारा तिरंगा जब लहराता है, तो उसको देखकर हर कोई मोटिवेशन होता है और हर कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि इंडिया के हर इंडियन चाहता है कि हमारे जो खिलाड़ी जो ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में जाते हैं वो मेडल लेके आए। और इन्हें देखकर हमारे मतलब जो समाज में जो लोग हैं उनका भी मतलब बदल रहा है कि हाँ, लड़कियाँ भी अगले मतलब बाहर जाकर देश का नाम रोशन कर सकती है, और कुछ अच्छा है मतलब जो बेटर हो सकता है, और भी हमें और थोड़े और बदलाव की जरूरत है, वो समय के साथ जरूर होगा। तो ये थी संगीता फोगाट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में महिलाओं को लेकर खेल का माहौल बदल रहा है। महिलाएं घर से बाहर आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का झंडा ऊंचा कर रही हैं। महेश शर्मा के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़।
भारतीय सिनेमा में विलेन के किरदार से लोगों के दिलों पर राज करने वाले अमरीश पुरी की आज बरसी है। अमरीश पुरी ने फिल्मों में जो किरदार अदा किए उनके मकालमे आज भी लोगों की ज़बान पर है। खबरनामे की आज की कड़ी में बस इतना ही, लेकिन आपसे रुखसत होने से कबल हम आपको छोड़े जाते हैं अमरीश पुरी के मशहूर डायलॉग और उन पर फिल्माए गए मशहूर नगमों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India।